स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो आरटीआई एक्ट था, काफी फेमस, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इस एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट भी हुई है। तो इसी एक्ट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और हर स्टेट के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की चर्चा की गई है। इसका मेन काम क्या है? जो भी आरटीआई एक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स या अपील्स होती हैं वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाती हैं। जैसे किसी ने आरटीआई डाली, वो आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो कंप्लेंट की जा सकती है इस कमीशन को। और इसकी ज्यूरिसडिक्शन में क्या है? अंडर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई भी ऑफिस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या कोई और बॉडी, तो अगर पंजाब का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर जितने भी बॉडीज आएंगी उनसे रिलेटेड अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास केसेस आ सकते हैं। कॉम्पोजिशन, इसका चेयरपर्सन होता है एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी अन्य मेंबर होते हैं। तो मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। तो किसी स्टेट में ऐसा भी है कि 7 ही मेंबर है। तो ये वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। और इसके कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके मेंबर्स की? तो सिंपली ये मेंशन है कि वो बंदा पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए इन पब्लिक लाइफ, और उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होना चाहिए इन पर्टिकुलर फील्ड्स। वो फील्ड्स क्या हैं? लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे जितने भी मैटर्स दिए हुए हैं तो इनमें से किसी एक में या दो में वो पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक जनरल क्वालिफिकेशन है। अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट होती है इनकी गवर्नर द्वारा। तो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट मेंबर्स ऑफ चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी। और कमिटी में है चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और कोई भी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें सीएम नॉमिनेट करती है। तो 3 मेंबर की कमिटी होती है। अगर कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, मतलब कि रिक्वायर्ड जितनी सीट चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए किसी भी पार्टी के पास नहीं है, तो जो भी लीडर होगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन, उसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान लिया जाएगा इस कमिटी के लिए। टेन्योर की बात करें तो 3 इयर्स का टेन्योर होता है और रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। तो जो भी पहले होगा, चाहे तो 65 ईयर्स किसी की एज हो जाए या 3 इयर्स का टेन्योर खत्म हो जाए, वहां पे कमीशन की जो मेंबरशिप है छोड़नी पड़ती है। और रीअपॉइंटमेंट के लिए इसके जो मेंबर्स हैं एलिजिबल नहीं होते, तो दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकते। जो पूरा स्ट्रक्चर है कंप्लेंट्स का या अपील का, वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। तो सबसे पहले तो किसी भी डिपार्टमेंट वगैरह में या अथॉरिटी है, पीआईओज होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वहां पे आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव होती है। अगर वहां से कोई समस्या आ रही है, जो आरटीआई एप्लीकेशन डाल रहा है उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या वो सेटिस्फाइड नहीं है रिस्पॉन्स से, तो वो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास जाता है। फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताता है कि ये फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है, उसके ये पावर्स एंड फंक्शंस हैं। उसके बाद फिर से अगर कंप्लेंट जो करने वाला है सेटिस्फाइड नहीं है, वहां से कंप्लेंट जाती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। रिमूवल, गवर्नर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को रिमूव कर सकता है, लेकिन इसके लिए ग्राउंड स्पेसिफिक हैं। जैसे कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट, मतलब कर्ज नहीं चुका पा रहा कोई मेंबर, कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, अगर कन्विक्शन हो जाता है और गवर्नर को लगता है कि ये कन्विक्शन में मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, अनएथिकल चीज हुई है। पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर बाहर से कोई एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं मेंबर्स, वहां से पैसा ले रहे हैं। अनफिट है, चाहे वो माइंड के लिए या बॉडी के लिए, जैसे लकवे की बीमारी होगी या मेंटली इल हो गए, या फिर एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट। तो ऐसी चीज में इन्वॉल्व है जहां पे उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जिसके कारण वो इम्पार्शियली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या फिर एक और ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी होती है, उसके बाद रिमूवल हो सकता है, गवर्नर ही रिमूव करते हैं। और इसके लिए ग्राउंड भी स्पेसिफिक है कि कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट
तो ऐसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं जिसमें पहला तो कि स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे स्टेट में कोई रोड्स बन रही हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में इनकी कंपनी इन्वॉल्व है, तो सीधा सीधा ये इम्पार्शियल नहीं रह पाएंगे। सेकेंडली, मान लीजिए कोई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो एज अ मेंबर अगर इनको कोई पैसा मिल रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेंबर किसी और वजह से उस कंपनी का पैसा इन्हें मिल रहा है, तो एक तरीके से ये पेड है, पैसा ले रहे हैं वहां से, तो भी ये मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में इन्वॉल्व है। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मेंबर है, वो अपना प्राइवेट ट्यूशन चला रहा है या कोचिंग सेंटर खोल के बैठ गया वो कंटिन्यू कर पाएगा, या फिर उसका स्टेट के साथ कोई लेन देन है, या कोई प्राइवेट एनजीओ है जो आरटीआई में इन्वॉल्व है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर काफी एप्लीकेशन डालता रहता है, उसका ये पार्ट है तो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये इम्पार्शियल नहीं काम कर पा रहे, कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व है, तो इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। कंडीशंस ऑफ सर्विस में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट कैन नॉट बी वेरिड टू डिसएडवांटेज आफ्टर रिक्रूटमेंट। तो एक बार इनको अपॉइंट कर दिया गया है, अपॉइंटमेंट हो गई है, उसके बाद कंडीशंस ऑफ सर्विस जिसमें सैलरी अलाउंसेस वगैरह आते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इंडिपेंडेंस के लिए कई मेजर्स लिए गए हैं, जैसे रिमूवल का ग्राउंड स्पेसिफिक है, कंडीशंस ऑफ सर्विस टू द डिसएडवांटेज नहीं वेरी किए जा सकते। उसके बाद कमिटी से अपॉइंटमेंट होता है और टेन्योर फिक्स है, रीअपॉइंट नहीं हो सकते, तो कोई लालच नहीं है फ्यूचर का। आगे बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। तो पावर और फंक्शंस क्या है इस कमीशन के? एक तो ये कंप्लेंट रिसीव करते हैं और उसकी इंक्वायरी करते हैं। किस तरीके की कंप्लेंट इनके पास आ जाती है? अगर किसी डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं है या किसी अथॉरिटी में, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, आपने अपना पेपर की रीचेकिंग करनी है या आरटीआई फाइल की है कि मुझे पेपर की कॉपीज दो, तो वहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन अगर ऑफिसर है ही नहीं, तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? या आपको पेपर रिफ्यूज किया जाता है कि आपको उसकी कॉपी नहीं मिल सकती, रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन, या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जैसे कि पीआईओ की टाइम लिमिट होती है 30 डेज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, या फीस अनरीजनेबल है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट दिया लेकिन एक A4 साइज का जो पेज है उसके लिए 50 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है या फॉल्स है, जैसे आपको पेपर की कॉपी दी गई है लेकिन 30 पेजेस में से सिर्फ 15 पेजेस ही दिए गए, या कोई भी अन्य मैटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके की कंप्लेंट इस कमीशन के पास आती है, और बिना कंप्लेंट के भी ये सुओ मोटो भी कंप्लेंट को ले सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं, तो ये भी इनकी पावर है। फर्दर इनके पास होती है पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। जब भी ये इंक्वायरी करते हैं तो सिविल कोर्ट के बराबर इनके पास पावर्स होती हैं, जैसे किसी को समन कर सकते हैं, अटेंडेंस एनफोर्स कर सकते हैं किसी की कि आप हमें मिलिए और एविडेंस दीजिए, ओरल या रिटर्न, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की सरकार की तरफ से भी, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, या किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड जैसे भी कोर्ट में या किसी और ऑफिस में है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, स्टेट सेक्रेटेरिएट है, वहां से भी कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, इनकी इतनी पावर होती है। आगे जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, जब भी ये डिमांड करेंगे तो हमेशा कमीशन को मिलने चाहिए ड्यूरिंग द इंक्वायरी फॉर एग्जामिनेशन। किसी भी ग्राउंड पे पब्लिक जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिफ्यूज नहीं किए जा सकते कि कोई डिपार्टमेंट है वो कमीशन को पब्लिक रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो भी ये डिसीजन लेते हैं तो उसकी कंप्लायंस सिक्योर कर सकते हैं, तो ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे डिसीजन को इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे ये मांग सकते हैं इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म में कि इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दीजिए इस पब्लिक रिकॉर्ड के बारे में। पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप पीआईओ अपॉइंट कीजिए, आपके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है। किसी अथॉरिटी को कह सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन पब्लिश कीजिए, या कह सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन के लिए जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसमें चेंजेस लाएं ताकि बेटर इंप्लीमेंट हो सके आरटीआई का एक्ट। या ट्रेनिंग के लिए कह सकते हैं कि आप ट्रेन कीजिए अपने ऑफिशियल्स को ऑन द आरटीआई।
एनुअल रिपोर्ट मंगवा सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। कोई पब्लिक अथॉरिटी है उससे रिपोर्ट मांग सकते हैं कि आप कैसे कंप्लायंस कर रहे हैं आरटीआई एक्ट से। ये पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप कंपनसेट कीजिए एप्लीकेंट को। मान लीजिए एप्लीकेंट ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, उसकी वजह से उसे लॉस हुआ या कुछ और सफर करना पड़ा, इसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर जो भी ऑफिसर है वो एक्ट के अंडर काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। अगर वो इंफॉर्मेशन देरी से देता है तो ₹250 पर डे टू मैक्सिमम ऑफ ₹25,000 ये अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है। ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं जो भी इनके पास अपील आई है। तो इनके पास काफी वाइड पावर्स हैं पब्लिक अथॉरिटी के संदर्भ में। फिर इनकी एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के आगे ये रिपोर्ट रखता है। तो इनकी रिपोर्ट में काफी वजन होता है, ये लेजिस्लेचर के आगे डिस्कस होती है, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। उसके अलावा ये किसी भी अथॉरिटी को विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट स्टेट रेकमेंड कर सकते हैं कि आप ये मेजर्स उठाइए, और इन मेजर्स को अगर उठाएंगे तो आपके जो भी एक्शंस हैं वो आ जाएंगे इन कंफर्मिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो आरटीए एक्ट के कंफर्मिटी में आपके एक्शंस आ जाएं पब्लिक रिकॉर्ड्स के रिलेटेड, इसलिए आपको ये रेमेडियल मेजर्स उठाने होंगे। तो ये जर्नल रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। पहले हमने जो बात की थी वो डायरेक्शंस की कि अगर वो ऑर्डर करते हैं तो वो सिक्योर कर सकते हैं कंप्लायंस, ये कंपलसरी है। और रिकमेंडेशंस ये अकेले रिकमेंडरी पावर है। सतर्क नागरिक संगठन, तो ये एक एनजीओ है जिसने एक रिपोर्ट छापी थी 2022 में, रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है। उसने कहा कि 3.15 लाख कंप्लेंट्स पेंडिंग है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। तो ये एक बड़ी समस्या है इन कमीशंस की। वेस्ट बंगाल में इतनी बुरी समस्या है कि अगर आज आप अपील फाइल करते हैं कमीशन के पास तो 24 साल 24 ईयर्स लगेंगे उसे डिस्पोज करने के लिए। ओडिशा और महाराष्ट्र में 5 ईयर्स लगेंगे। काफी सारी वैकेंसीज हैं। कई मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के तो चेयरपर्सन ही नहीं है। उसके अलावा कोर्ट समय समय पर गवर्नमेंट को कहते रहे हैं कि जितने भी आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में ऑफिशियल्स नियुक्त कर रहे हैं, मेंबर्स नियुक्त कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही क्यों होते हैं, स्पेशली आईएएस। क्या पर्सन ऑफ एमिनेंस अकेला आईएएस ऑफिसर या आईपीएस आईआरएस है? तो ये दो बड़ी समस्याएं इन बॉडीज के साथ। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी यही समस्या आई थी, वैकेंसीज की और डिलेज की। यही समस्या इस बॉडी के साथ भी है। तो सम अप करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, क्योंकि ये सिमिलर क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। इन दोनों में 2019 में अमेंडमेंट्स हुई थी। दोनों ही एक्ट अमेंड किए गए और ये कंट्रोवर्शियल है। जैसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसकी जो टर्म है पहले 5 ईयर्स होती थी मेंबर्स की। अभी क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा जो 3 ईयर्स कर दी गई है। और सैलरी अलाउंसेस या अदर सर्विस कंडीशंस जो पहले थी, तो जो भी चेयरपर्सन होता था उसकी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती थी और मेंबर्स की चीफ सेक्रेटरी के। अभी ये है कि यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो जो यूनियन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आ गई है, इसको कई बार ऑपोजिशन पार्टीज उठाते रहते हैं कि आपने इस कमीशन को कमजोर कर दिया है, लायबल कर दिया है कि ये जो मेंबर्स हैं ये गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि प्रेसिडेंट ऑथोराइज्ड है कंडीशंस ऑफ सर्विस डिसाइड करने के लिए इन मैटर्स ऑफ यूपीएससी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपने ज्यादा पावर्स क्यों दे दी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को? और हम तो ये अनोमली करेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो चेयरपर्सन है वो पहले चीफ जस्टिस हो सकते थे हाई कोर्ट के, अभी जज, सिंपल जज भी हो सकते हैं हाई कोर्ट के अगर वो रिटायर हो जाते हैं। और यूनियन टेरिटरी या दिल्ली की, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास चला गया है कि यूटी के लिए सेपरेट कमीशन नहीं होगा, सीधा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएगा। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि हमने ब्रॉड कर दिया है, जो भी हम अपॉइंटमेंट करेंगे कि जजेस को भी ला सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट करना है तो हम जजेस से भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो कह रही हैं कि इससे उनको ऐसा बंदा ढूंढने में आसानी होगी जो कि कंप्लायंट होगा उनसे,
मतलब गवर्नमेंट का कहना मानेगा, ये भी कंट्रोवर्सी रही है। लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। 2019 की हमने अमेंडमेंट भी याद रखनी है कि क्या उसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है, उसी तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडीज मॉडर्न टाइम्स में आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत। और ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, आईएएस आईपीएस, इनके मेंबर्स। जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनमें तो जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ ये समस्या है। तो हाँ, पर्संस ऑफ एमिनेंस जब भी अपॉइंट करना है तो बाकी फील्ड से भी हमें ऑफिसर्स नियुक्त करने चाहिए, ये रिकमेंडेशन रहती है। रिमूवल हमें याद रखना है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, अपॉइंट गवर्नर करते हैं, लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को रिमूव गवर्नर करते हैं और अपॉइंट भी गवर्नर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यूजीसी नेट या अन्य एग्जाम्स में आ सकता है। और कमिटी की हम बात करते हैं, जो कमिटीज इनको अपॉइंट करती हैं उनमें ना जो रूलिंग पार्टी है उसका दबदबा रहता है। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये इम्पार्शियल बॉडी से अपॉइंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है और ऑपोजिशन है, तो 2:1 हो गया, दो मेंबर तो गवर्नमेंट की साइड से हैं, तो वो कमेटी पे भी क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं। तो आगे एक और रिकमेंडेशन है कि जो कमिटीज हैं उनको ब्रॉड बेस बनाया जाए और ऑपोजिशन के मेंबर्स इक्वल हों, या कोई न्यूट्रल मेंबर्स उसमें अपॉइंट किए किए जाएं, ताकि ये ना हो कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रूलिंग गवर्नमेंट के हों। तो ये चेंजेस हमें लाने होंगे इन कमीशन को ज्यादा इम्पार्शियल या ज्यादा जस्ट बनाने के लिए।